तो देखो डाइपोल में मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड रिलेशन निकाल के दे दिया था, आई थिंक आया था, दैट इज केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। सबसे पहली चीज कि अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस या फिर ऑन इट्स क्या बोलते हैं, मतलब लेंथ बता देगा आपको कि यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पे पूछे। इक्वेटोरियल का मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। और एक्सिस का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू, नॉर्मल सी बात है, बस उसमें पुट करोगे और आंसर, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात आप एक केस जान सकते हो क्या, कि अगर आप जानते हो एल जो होता है वो आर से बहुत बड़ा होता है, क्या हाँ या ना करो। उल्टा ही बोला ही है। एक्चुअली में क्या होता है, आर बहुत बड़ा होता है, एल बहुत छोटा होता है, ठीक है, डाइपोल के लिए। तो यहाँ पर आप एल वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो डिनोमिनेटर में। तो देखो क्या बचेगा आपके पास फॉर्मूला, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो केसेस बनते हैं, बनाओगे तो बना लो फटाफट, उसमें केस वन केस टू कर, तीन सॉरी, ऑन इक्वेटोरियल, ऑन एक्सिस, और थर्ड वन क्या था, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल। गिर गया पानी। एक्सिस मतलब बेटा देखो, इक्वेटोरियल मतलब होता है ऊपर, जैसे ये डाइपोल है तो यहाँ पर रखा हुआ है इक्वेटोरियल पोजीशन। एग्जैक्ट अगर सेंटर पे रखा होगा ना, तब जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, एक प्लस क्यू एक माइनस, ओवरऑल तो खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो थीटा देगा आपको, आप एस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें भी आपको क्या है कि आर और एल का रिलेशन याद रखना है। अगर आपको मान लो ऐसा कुछ दे रखा हो कि एल जो है वो में, मिलीमीटर में, और आर आपको दे दिया हो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, तो फिर आपको एल को नेग्लेक्ट करके चलना है, मतलब ही नहीं है उसका कोई, क्योंकि एल वैसे ही छोटा, ऊपर से उसका स्क्वायर और आ गया, बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाती, तभी नहीं उसको नेग्लेक्ट करो। लिखवाऊँ तीनों केसेस, देता हूँ यार। गुड इवनिंग बेटा, कहाँ गायब रहते हो। केस फर्स्ट क्या था बच्चों, अगर आर बहुत 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 बड़ा हो एल से, तो आप क्या लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल, पहले तो ये। अब अगर मान लो मैं केस सेकंड बोलता हूँ, कहाँ पर, एक्सिस पे। एक्सिस मतलब देखो डाइपोल ये रहा, और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने पी पे पूछा, ठीक है। तो कैसे निकालना है, कुछ नहीं, थीटा इक्वल टू क्या रख दोगे, थीटा जीरो रखोगे तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू के पी कॉस जीरो क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर यहाँ पर एल का केस दे रखा हो ना कि ये भाई बहुत छोटा है, तो फिर एल को रिमूव, के पी अपॉन, वैसे इक्वेटोरियल पे कितना आ जाएगा, जी कॉस 90 आ जाएगा। तो बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है, एट इक्वेटोरियल एक्सिस। एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में होगा ना अगर डाइपोल के, तो जीरो हो जाएगा, बट इधर उधर मूव कर गया तो थीटा के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट अगर सेंटर पे है तो जीरो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो जीरो आ जाएगा। हम्म, प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे ना, वेक्टर सम तो होगा नहीं, लेकिन प्लस माइनस जीरो हो जाएगा पोटेंशियल टोटल। चलो अब इसमें कुछ छोटे मोटे फर्जी टॉपिक्स बचे हैं, उनको निपटा देते हैं अपन, ठीक है। पहला फर्जी टॉपिक लिखो, वर्क डन
इन रोटेटिंग वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। कल सबको ये मिल गया। पुराने बच्चों को तो आइडिया होगा क्या करना है। अरे बालक आप दो ही। तो सर ने गाइड गाइड किया था कल इसके लिए कुछ। देखो जो चैप्टर्स अपने हो चुके हैं उनके लिए फटाफट शुरू न्यूमेरिकल्स करना है ना आप। जैसे फर्स्ट सेक्शन आपका इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ये पूरा कर सकते हो। कैपेसिटेंस वाला देखो इसी में क्या है कि ये पोटेंशियल वाला टॉपिक भी फर्स्ट में डाला हुआ है, ठीक है, जो पोटेंशियल वाला अपन सेक्शन कर रहे हैं ना ये भी फर्स्ट में ही है। अभी पोटेंशियल के हो सकता है सारे क्वेश्चन, ठीक, तो हेडेक नहीं लेना, वैसे तो मुझे लगता है हो जाएगा, बट अगर ना हो तो हेडेक मत लेना, ठीक। एंड इसमें बाकी सब तो कर सकते हो, बाकी सब निपटा सकते हो। पोटेंशियल बच्चे आज मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं अभी लिखवा रहा हूँ ना ऐसे टॉपिक्स हैं। ये सब क्या है 11th के बेसिस हैं। अच्छा याद करके बताओ, टॉर्क डाइपोल पे कितना होता था अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता। बेटा पी इंटू सॉरी क्यू इंटू टू एल को अपन ने पी मान लिया था, तो अपन ने फाइनली क्या बोला था, पी साइन थीटा, है ना, पी साइन थीटा बोला था। तो हम जानते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पी ई साइन थीटा। और आपको एक और बात याद होगा, W इज इक्वल टू आप बोलते थे इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा, याद है 11th का। अगर नहीं याद तो कोई खास बात नहीं है, एफ डी एस तो बोलते बस इसको, टाउ डी थीटा एनालॉजी। बस यहाँ पर वैल्यू रखो, खत्म करो। अच्छा कहाँ से कहाँ तक मूव करवा रहे हैं, जीरो से आर तक, जीरो से आर, पी ई साइन थीटा डी थीटा। देखो पी ई कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, अरे जीरो से आर तक मूव करवा रहे हैं ना, एक डिस्टेंस मूव करवा रहे, वर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझे। डायग्राम लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रखा डाइपोल, ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। इसको अगर मैं रोटेट करवाऊंगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टॉर्क ले रहा हूँ, जीरो से लेकर इस डिस्टेंस को बोला, समझ आया, रेडियस, रेडियस के अबाउट ही तो घुमाओगे, रेडियस के अबाउट रोटेट। अब आई बात क्लियर, जीरो से आर टॉर्क यही लग रहा था क्योंकि वेरिएबल फोर्स था इसलिए हर जगह वेरी कर रहा है ना। सॉल्व कर दो, पी ई कॉन्स्टेंट बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, डिपेंड करता है क्या आंसर आएगा सर आपके एक्सप्रेशन आएगा कि माइनस का, ये दोनों बोल दो टेंशन फ्री, प्लस माइनस कॉस। अब आप देखते रहो कैसे छुट्टी, फिर हमें ये फ्रस्ट्रेशन होते। कॉस का माइनस, देखो मैं तो बोलता हूँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखो, खास बात। चलो सब मैथ्स के मार मार के, पी ई कॉस थीटा में अपर लिमिट माइनस कॉस, आर क्यों ले लिया मैंने, थीटा लेना चाहिए था ना,
0 से थीटा डिग्री के एंगल तक डी थीटा लिया हुआ है। इसको कितना रोटेट करवाया, सही बोल रहे थे तुम यार, 0 से थीटा तक करवाया ना इसको रोटेट। ठीक है, आर नहीं लेना, थीटा लेना है, वेरिएबल थीटा होगा ना। ठीक है तो ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस का कॉस मतलब प्लस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 क्या हो गया, 0। टी ई 1 माइनस, ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया, वर्क के लिए। ठीक है, 0 से थीटा डिग्री एंगल तक रोटेट करवाने की टी ई 1 माइनस, तो यूनिट देखकर डायरेक्ट टॉर्क के लिए और वर्क के लिए फॉर्मूला मतलब हो जाता है कभी। अच्छा, कभी सोचा है सर आपने ये पोटेंशियल का फॉर्मूला जो बताया या डेफिनेशन बताई, तो मैंने फॉर्मूला बनाया था वर्क वाला, तो वो फॉर्मूला आया कैसे। मैंने बोला कि वर्क डन बाय सॉरी टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे आया होगा ये फॉर्मूला। एक्चुअली में वो फॉर्मूला वर्क एनर्जी था, वहाँ पर एक लाइन याद है मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। बस अभी बनाते थे वाया कैसे, कोई टॉपिक नहीं है, बस ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने शायद बोला था आप लोगों को, मैं बाद में बताऊंगा कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों करवाई थी मैंने, तो बस उसका एक्सप्लेन करना और कुछ। डेल्टा के, बिल्कुल डेल्टा के वहाँ पर जीरो हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। अभी करते हैं, चलो पहले देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है बच्चों। पोटेंशियल निकाल लिया अपन लोगों ने, पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वैसे तो कल न्यूमेरिकल में यूज कर लिया था, क्या होता है। कल न्यूमेरिकल में यूज आप लोगों ने पोटेंशियल रखा था, क्या लिखा था आप लोगों ने, देखो सिंपल सा मैं याद दिला हूँ, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, वी या फिर डेल्टा वी बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरा, है ना पोटेंशियल, अपॉन सॉरी इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू बोलते थे चार्ज, क्यू को इधर भेज दें, वर्क ही बचा, एक्चुअली में ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यू वी बोल दो या फिर क्यू डेल्टा वी बोल दो, ये क्या होता है पोटेंशियल, ये समझ आया, सिंपल सी बात है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहता है। बट अगर सोचो एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो अभी कितना होगा, और वर्क टोटल को क्या लिख सकता हूं मैं, नेट वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यहाँ से अगर मैं यू निकालू बच्चों, तो डब्ल्यू इज इक्वल सॉरी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इसलिए अपन ने, और यहाँ पर यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू वी या डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और यहाँ से अपन ने निकाला था माइनस डब्ल्यू बाय क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी। बोलो सर फॉर्मूले में तो आपने प्लस का डब्ल्यू लिखा, तो देखो अपन ने उसको उल्टा करके लिखा था, याद है कैसे लिखा था, मैंने बोला था पोटेंशियल 1 से लेकर 2 तक इज इक्वल टू वर्क 2 से 1 तक लाने में डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, उल्टा लिखा था, इसलिए मैंने वहां पर माइनस टर्म। अब समझ आया, क्लियर, ये फॉर्मूला यहीं से वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक, इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और एक्सटर्नल फोर्स क्यों बोला अपन ने यहाँ पर, रीजन समझ गए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैंने छोड़ दिया होता फ्रीली इसको, काइनेटिक एनर्जी एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, क्लियर, ये बस समझाने के लिए बात कही है और कुछ
अच्छा ये बताओ, क्या मैंने पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर निकलवाया आप लोगों को? मैंने कौन कौन से निकलवा दिया पोटेंशियल ड्यू टू? लीनियर चार्ज निकलवा दिया था, डिस्क, रिंग और डाइपोल वाला निकलवाया, स्फीयर वाला नहीं निकलवाया। हाँ लिखना हो तो लिख लो, बाकी ये तो ऐसे ही खास नहीं है। ये तो लिखना है ये। फिर इसका एक लास्ट समझने वाला टॉपिक करके कहानी खत्म। एनसीईआरटी बुक देखी है आप लोगों ने? अच्छा मिस्टर बीन्स देखा है कभी? उसका एक वो एपिसोड है ना, स्कूल जाता है और एक उस पर हाथ रखता है, फिर उसके बाल ऐसे नहीं होते, आवाज आ रही होती है उसे बार बार। तो किसके ऊपर हाथ रखता है वो? यार होता क्या है, क्या बोलते हैं? टॉपिक है आप लोगों के फिजिक्स? नहीं जानते? काम तो उसी पे करेगा एक्चुअली में, टॉपिक है आपका और अगला टॉपिक वही है, थ्योरी का भी टॉपिक है वो। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो होता क्या है, उसको बोलते क्या? वेन डी ग्राफ चेन, नाम कभी? हाँ वेन डी ग्राफ जनरेट। वो आप वांट ऑफ फैक्टर मत समझ लेना, केमिस्ट्री में होता है, वो केमिस्ट्री में होता है। वेन डी ग्राफ जनरेट क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर? हाँ वो आई जो क्या, अच्छा कैसे निकालते हैं उसको? वैसे तो डायरेक्ट वो ऑब्जर्व्ड बाय, मतलब नॉर्मल बाय नॉर्मल बोल, और थोड़ी थोड़ी चीज। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? टेस्टी वाले थोड़ी पूछो, शायद ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले पूछा था, फिर से पूछता। ये एक्चुअली में जेई में आया हुआ क्वेश्चन। वाटर की जो पीएच होती है वो 7 है, सैंपल ऑफ वाटर था, पीएच 7 थी। मैंने उस सैंपल ऑफ वाटर को गर्म कर दिया और उसका टेम्परेचर 90 डिग्री, अब उसकी पीएच 6। ठीक है, तो बताओ उसका नेचर कैसा है वाटर? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? पीएच 6 है। 6 पे क्या होता है, नेचर होता है? पीएच में 6 पे क्या होता है? एसिडिक होता है। बच्चों ने भी एसिडिक लगा दिया और गलत हो गया। हाँ, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है कि अपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्केल ही छोटी हो जाती है, 0 से 12 की स्केल बन जाती है वो। जो आपकी 0 से 14 की स्केल लेते हो ना, वो स्केल 0 से 12 तक की टेम्परेचर के साथ स्केल वेरी करता है। इसलिए तो आप जब पढ़ते हो तब बोलते हो कि स्केल का जो टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखते हो, तो रीज़न पढ़ते हो, वो स्केल ही 0 से 12 तक हो जाती है। वाटर का नेचर कैसे बदलेगा? कोई मटेरियल बाहर से आया या अंदर गया, तो सोचो। क्या था एसिडिक और बेसिक में तो डिफरेंस। अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा क्या होता है? अगर कोई सॉलिड फेज है, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हमेशा। सब लोगों से पूछा, एग को कभी बॉईल किया है? सुना तो होगा, सुना भी नहीं है। एग अगर कभी बॉईल होता है ना, तो लिक्विड स्टेट से टेम्परेचर बढ़ाया हमने, सॉलिड स्टेट में आ गया, क्यों? क्या प्रॉपर्टी हो? नहीं लिक्विड स्टेट ही है एक्चुअली में, प्लाज्मा स्टेट वाली शब्द पे मत चल जाना, वो गलत है, जो लोग प्लाज्मा वो गलत। ठीक है, लिक्विड होता है। अच्छा लिक्विड के लिए क्या बोलते हो, कि जो जरा सा भी शेयर फोर्स ना सह पाए उसी को लिक्विड बोलते हो आप लोग, मतलब फ्लूइड बोलते हो? फ्लूइड स्टेट में तो है, शेयर फोर्स सह सकता है क्या? नहीं तो है, तो फ्लूइड स्टेट में गर्म किया सॉलिड हो गया, ये क्या लफड़ा हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने से तो लिक्विड होना।
मतलब गैस बनना चाहिए था। एक्चुअली में बेटा उसके अंदर प्रोटीन होता है जो टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हो जाता है, तो उसके अंदर वो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज था ही नहीं वो। ठीक है, तो केमिकल चेंज की वजह से उसका लिक्विड से किस में चला गया, सॉलिड में। ऐसे कुछ एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास, पूछूं? वैसे ये भी पहले पूछा हुआ है, ये भी पहले पूछा हुआ है, बोलो। नहीं, गलत बात है। वाटर वेपराइज हो जाएगा, जो सॉल्ट आपने मिक्स किया था वो एज इट इज बैठ जाएगा, तो वही सॉल्ट बचेगा ना वो तो आपने क्या किया कि वाटर को वेपराइज करवा दिया, सॉलिड। ऐसा थोड़ी होगा कि नमक ज़्यादा बन गया, पहले 5 ग्राम मिलाया था 50 ग्राम बन गया, वो 5 ग्राम ही बचेगा। ठीक है, वो तो वाटर वेपराइज हो गया, तो फिजिकल चेंज में आप काउंट करो उसको, केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज तो क्योंकि आपने जब वाटर में सॉल्ट मिलाया तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, 100% डिसोसिएशन हो गया होगा Na+, लेकिन आपने जैसे वाटर को वेपराइज कराया वापस क्या हो गया, पास में कौन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? अच्छा, मैं एक चीज बताओ, चलो, अब तुम लोगों से ये बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया, ये बड़ा, मुझे मुझे पहले लगा पूछते वक्त कि तुम लोगों को नहीं पढ़ा होगा अभी, अब तो मजा आ गया। चलो, वैसे आप लोगों ने इसकी ट्रिक तो ये तो पढ़ी होगी, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन है, तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, मैं ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस समझ। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर लगा हुआ है आपका लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया। यार तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, मूव करेगा, क्या दिक्कत है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ? तो उससे क्या मतलब है? तो कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी तक, मैं इतनी देर से यही पढ़ाते आ रहा हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज मूव करना चाहिए, तो करवाओ भाई। क्या, मेरे को बात समझ नहीं आ रही, एक बात बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव कांटेक्ट में है, कोई परेशानी इस बात में? क्यों नहीं करेगा मूवमेंट? क्यों नहीं है कंप्लीट? देखो पूरा वायर मिला रखा है मैंने, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्ट मिक्स। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन भरा हुआ ही रहा, सब कुछ है, बस मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं दिया। क्या, तो क्या हो गया? हाँ, लोड रेजिस्टेंस, बल्ब बोल दो तुम लोग, वोल्ट मीटर बोल दो, सब जो चीज हो तुम लगा लो। थोड़ी देर करेगा, पक्का? 1 सेकंड भी नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। रीजन, मैं रीजन जानना चाहता हूँ। अच्छा देखो, ये भी कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस लग रहा है, आप सबने पढ़ा हुआ है, यही तो पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं कर रहा? मैंने मान लिया क्लोज पाथ नहीं है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है? नहीं तो नहीं, अलग अलग में डाला मैं तो। एक बात बताओ, तुमने जो कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, प्लस माइनस, हम लोग टच करते हैं मूव कर जाता है, ये बैटरी के टर्मिनल्स ही तो हैं। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, थोड़ा सा गेम खेल। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, एफिशिएंसी में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों नहीं होगा भाई? हाँ, मान ली मैंने बात, हाफ सेल, बिल्कुल एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल बोलते हो, मान लिया मैंने, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, मेरा क्वेश्चन ये थोड़ी है। अभी मैं तुमसे इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दूं, बेटा ये स्फीयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? वायर लगा दिया, चार्ज का मूवमेंट होगा, ये तो पढ़ते हो। वो तो तब होगा जब दोनों को इंडक्शन की, और सॉरी उसकी वजह से तुम पास में रख रहे हो, मैं तो बहुत दूर रखा, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और वायर लगा दिया। अब बोलो, जाना चाहिए, यही तो पढ़ रहे हो अभी तक, तो फिर यहाँ क्यों नहीं जा रहा? अच्छा एक वर्ड पूछता हूँ मैं आप लोगों से, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने बार बार उसी इक्वेशन में, ईएमएफ ईएमएफ ईएमएफ, ये क्या था?
यूनिट न्यूटन होती है इसकी। ठीक है, मैंने मान लिया। ये यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन नहीं होती तो क्या होती है? वोल्ट होती है। अच्छा, अब समझो, तुम लोगों को कहानी बता देता हूँ। बेटा, इलेक्ट्रॉन किसी के घर की खेती, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना और यहाँ तक जाएगा, तो उसको वापस आने का रास्ता चाहिए। वो जहाँ से गया था, याद करो बोहर मॉडल, 10⁻⁸ सेकंड में उसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जाना है। याद है? क्यों नहीं जाएगा वापस? इसको वापस आने का भी रास्ता चाहिए। जहां से गया था न्यूट्रलिटी खो देगा, लेकिन वापस ही अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। इस वजह से यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। क्या लगाते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में? अगर अगर प्लस KCl, AgAr प्लस KCl, अगर अगर प्लस KCl या फिर KCl बोल दो। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये टॉपिक एक्चुअली फिजिक्स का ही है, इसलिए अब तुम लोग EMF का मतलब समझो रियलिटी में क्या। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ गए क्या होता है? इन दोनों के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस था। ठीक है, मैं एक मिनट के लिए बोल दूं, वो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ में पढ़ा था आपने। और अभी अभी आपने क्या बोला, वर्क पर यूनिट चार्ज भी होता ही है। मतलब एक चार्ज को यहां से उठाकर यहां तक लाने के लिए किया हुआ वर्क डन क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन चार्ज को एक्चुअली में कहाँ जाना है? नेगेटिव से निकल के वापस नेगेटिव तक आना है। एक्चुअली में आना है नेगेटिव तक, तो यहां से यहां तक का जो वर्क होगा प्लस ये वाला वर्क भी तो होगा। और इस वाले रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब बताओ, अगर मैं EMF लिखता हूँ, EMF क्या होता है? सेम टर्मिनल से निकलकर सेम टर्मिनल तक वापस आने में किया हुआ वर्क डन। ठीक है, तो यहां से सोचो, यहां से यहां तक गया कितना वर्क डन? IR प्लस वापस अंदर आया तो कितना वर्क डन? स्मॉल आर। यही फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू I R+R। यही पढ़ा है। ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ से डेवलप आया। और EMF का रियल मतलब यही बता रहा हूँ। आप लोग डेफिनेशन बुक में पढ़ोगे ना, मिलेगा कि सेल को बंद करके पोटेंशियल निकाल लिया, तो EMF चालू करके निकाला तो वोल्टेज, यही पढ़ोगे। रियल मतलब 10th में EMF कहाँ था तुम्हारे? तुम्हारे नहीं था, इनके था। CBSE में नहीं था। हाँ, तुम्हारे तो पूरा पता है। तुम्हारा तो पूरा 11th 12th वाला आया समझ में। ये टॉपिक फिजिक्स का ही है। और थर्ड सेल नहीं आएगा उसमें, सेल की कहानी थोड़ी सी आएगी बस। बाकी अब आई थिंक वहाँ पर क्लियर हो रही है कुछ चीज़ें, EMF वर्ड क्यों यूज़ कर रहे थे और पोटेंशियल क्यों यूज़। पहले क्या होता था कि जब सी केमिस्ट्री में स्टार्ट आता ना, सेम टाइम पे दोनों चैप्टर स्टार्ट होते थे। केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर था, फिजिक्स में भी थर्ड चैप्टर था, तो लगभग सेम टाइम पे होते थे बच्चों के। अब नहीं होता होगा, मुझे लगता है मुश्किल होता होगा, क्योंकि तुम लोग इसके बारे में चीज़ें ज़्यादा जानते हैं। अभी तो बहुत कुछ बचा है, पोटेंशियल वो वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सारी फंक्शन जब जानोगे तब मज़ा आएगा। आई होप EMF का मतलब समझ में आ गया होगा। तो बच्चे, अगर मैंने कभी भी इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया ना, चार्ज का ट्रांसमिशन कब होगा? जब दो वायर से कनेक्ट, मतलब कि एक सर्कुलर लूप वर्ड यूज करते आए थे। सर्कुलर लूप नहीं होगा चार्ज का ट्रांसमिशन। पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके लिए कोई मनाही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल है। लेकिन मूवमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वापस अपने जाना है, तो पिटाई हो जाएगी। हाँ, तो भी मूवमेंट हो गया, क्योंकि अर्थ को अपने यूनिवर्सल भुक्कड़ माना है ना। कोई सा भी चार्ज दो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हम एट अ टाइम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, कोई दूसरा गधा बैठा हुआ वहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रहा हो, ओवरऑल एक सर्किट कंप्लीट कर लेता है। बाकी इसका रीज़न आज तक सच में बताऊँ तो कितना फिजिक्स, क्यों अर्थ सारे चार्ज एक्सेप्ट। कई लोग इसका आंसर देते हैं कि भाई अंदर बहुत सारा प्लाज्मा है, आयनाइज एक्सेप्ट कर, बट मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं पोल्स बने हुए हैं उसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक पोल्स है ना अर्थ पे, उसकी वजह से होता है, मैं उससे भी सेटिस्फाइड। तो इसका रियल आंसर अभी तक किसी को नहीं पता। चले अगले टॉपिक पे। बेटा, जगह से मतलब क्या है, एक बात बताओ, मैं आपको चार्ज दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे? कर लोगे? चार्ज मतलब टेंशन, चार्ज का मतलब टेंशन होता है हमेशा, ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाए तो टेंशन डेवलप होगा उसके ऊपर।
कम हो जाती है, टेंशन था तभी तो स्टेबिलिटी कम हो गई। एक दो क्वेश्चंस और पूछे जाए तुम लोग, आ रहा है मुझे। हाँ, एक्चुअली में यही माना जाता है, अर्थ का चार्ज भी मतलब 1 फेरेड के आसपास बोलते हैं कितना चार्ज है, मतलब सॉरी टोटल फेरेड चार्ज के, जैसे कूलम होता है ना वैसे फेरेड भी होता है। फेरेड पढ़ा तो था, 96500 पढ़ा तो होगा। हाँ, फिर फेराडे फेराडे बोलते होगे, फेरेड बोलते हैं उसको, फेराडे लॉ था, यूनिट फेरेड है, ठीक है, फेराडे नहीं है। हाँ, बोलते जो स्पेलिंग में जैसे मैट्रिक्स में बोलते होगे तुम लोग, 3 इंटू 3 बोलते हो, एक्चुअली में उसको 3/3 बोला जाता है, तो इंटू नहीं बोल सकते, क्रॉस नहीं बोलते। रॉ इंटू कॉलम जो बोलते हो ना, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है 3/3, इंटू नहीं बोलते, क्रॉस नहीं बोलते, वो 3/3 ही होता है। बच्चों ऐसे छोटी छोटी चीजें ना, पता है तुम लोगों की जान कैसे बची हुई है, क्योंकि जेई ने ये जेई एडवांस में एग्जाम ना ये ऑब्जेक्टिव कर, पहले बच्चों की हालत खराब हो जाती थी जब ये थियोरेटिकल एग्जाम लेता था। तो छोटे छोटे से लॉज है, तुम लोग को पता ही नहीं होता, मैंने कितने छोटे छोटे लॉज बताए हुए हैं, और तुम्हें छोटे टीचरों को नहीं पता होते। मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे शायद मुश्किल से 5% लॉस पता होंगे, कितने लॉज होते हैं। अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया, मान लो न्यूटन का नाम आ गया, मुझे स्मॉल लेटर से न्यूटन का नाम स्टार्ट करना पड़ता, कैपिटल एन से नहीं, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ यूनिट को कैपिटल एन से, नाम आया तो उसको स्मॉल एन से ही, ये फिजिक्स की कर्टसीज लॉज हैं, अगर यूनिट होगा तो ही कैपिटल से आएगा। उसने बना दी, रख दी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो न्यूटन को इज्जत देने के लिए हम लोगों ने रखा। क्या, वो तो आप जान रहे हो ना। क्या ऑब्जेक्टिव यार, ये मेरे हिसाब से 2004 या 3 का पहले होते थे, अब उनके जेई के मतलब जो आईआईटी के प्रोफेसर है ना, उनसे जो ओल्ड प्रोफेसर के बात करो, बोलते हमारे पास गधे आते हैं, पहले आते थे। रीज़न ये है क्योंकि अब आप लोगों को शॉर्टकट्स बता दिए गए, या कुछ टॉपिक्स बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं से आंसर निकाल लोगे, शॉर्टकट टेक्निक्स बता दिए। अभी जैसे मैं वो पढ़ाऊंगा तुम्हें, आगे एक टॉपिक आएगा किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, उसका रियल मेथड है किरचॉफ्स लॉ सॉल्व करने का। उसके लिए मैं अब तुम्हें कई तरीके बताऊंगा, नोडल एनालिसिस, किया तो सुपर इम्पोजिशन थ्योरम, डेल्टा स्टार थ्योरम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा सॉल्व करने के, तुरंत हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन रियलिटी में उसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, इससे सॉल्यूशन उसके 3-3 पेज, तो गलत टेक्निक यूज़ करने की वजह से अब उसमें क्या होता है, उनके एक्सेप्शन, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ा, चलो पढ़े हुए टॉपिक पे बात, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा आप लोगों ने, पूरा मेथड बनाया हुआ है कि कैसे निकालना है, ठीक है, लेकिन उसी के लिए आपको टीचर्स क्या करते हैं, कुछ 8 फॉर्मूले हैं, हाँ, बस डायरेक्ट निकाल लिया तुम लोगों ने, क्या मतलब निकला उसका, क्या तुमने कुछ सीखा नहीं ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ सीखा नहीं तुमने, तुमने रट लिया, बस इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, कहानी खत्म, sp3 या बॉन्ड एंगल यही होगा, क्यों होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं, स्फेरिकल फॉर्म में देखो डिवाइड करके, ट्राइंगुलर है, 3 एंगल्स डिवाइड होंगे, इक्विलेटरल में कैसे करोगे, 360/3 करोगे, वैसे उसमें 3 डायमेंशन में, तो ये एंगल्स ऐसे निकल, तो जब पेपर होते थे ना, अच्छा यही बताओ, ये डी ब्लॉक का शेप कैसा होता है, अभी अभी तुम लोग के मजे लेते हैं थोड़े, हाँ सबने रट रखा है ना, अब पी का डम्बल्ड होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 45 भी होता है, एक्सिस पे भी होता है, 5 लूप्स होता है ना। अच्छा, मैंने आज तक तो एटम ऐसा पढ़ा है मैंने आज तक, तो इसमें डम्बल डबल डम्बल क्या है ये, क्या, चलो तो ऑर्बिटल मान लो, इसके अंदर ऑर्बिटल कैसे रखा हुआ है, ऐसा डंबल बना हुआ, ठीक है, इसके अंदर सब शेल मान लिया कि ये तुम्हारा क्या नाम है, ये एल बोलते थे, एल में तुम्हारा एस और पी प्रेजेंट है, सिंगल डंबल मान लेता हूँ, है ना, सिंगल डंबल, ठीक, ऐसे प्रेजेंट होगा सिंगल डंबल, बहुत छोटा, तो फिर ये सेंटर पे लाके क्यों बना रहा था मैं, फिर तो मुझे ऐसा बनाना चाहिए था, ये होना चाहिए था पी एक्स ऑर्बिटल, फिर केमिस्ट्री ऐसी नहीं है,
का दिमाग काम कम करता है। एक्चुअली में देखो ये पी एक्स, ये मान लो थर्ड, ये सेकंड ऑर्बिटल ही मान लेते हैं, इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड है। मान लो ये एटम का सेंटर है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्चुअली में पी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे, मतलब कि सेम रेडियस के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, एक इस तरीके से घूम रहा है, एक इस तरीके से घूम रहा है, और एक इस तरीके से घूम रहा है। तीनों सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, तभी तो बोलते हैं पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है, एनर्जी गैप ही तो होता है। यहाँ से ऐसे डेवलप होते हैं। और ये डम्बल रिलेशन जो होता है ना, वो एक्चुअली में आपने मैथमेटिकल, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, स्क्वाडिंगर के वेव इक्वेशन में सिर्फ उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात की थी, और उसके अलावा उसने कुछ बताया नहीं था। उसके आगे तो फिर वो प्योर क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाओगे। मैं तुम्हें ज़्यादा बात ही नहीं करूँ। बेटा ग्राफ की बात कर रहा था, तुम सो रहे हो, क्या हो गया? अच्छा केमिस्ट्री की वजह से सो गए थे? नालायक। हाइजेनबर्ग ने तुम लोगों की जान बचा ली थी। ये जानते हो हाइजेनबर्ग ने जान कैसे बचा ली? जब एटॉमिक मॉडल्स चालू हुए थे ना, सबसे पहले तो ये रदरफोर्ड आया था, एक्चुअली में फिर थॉमसन आया था। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब तुम सोचो ना, रदर थॉमसन ने क्या देखो, नोबेल प्राइज भी कैसे मिला था उसको, बताया मैंने कभी? क्या बेवकूफ बना के गया दुनिया को और लोगों ने मान लिया। रदरफोर्ड का फेलियर क्या था? न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, इसके अंदर आके गिर गया। मैक्सवेल ने ये बताया था। थॉमसन ने बोला अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, इस न्यूक्लियस को बड़ा करो, इसके अंदर क्या भरा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आके अगर गिरता जा रहा है तो कैसे यहीं ऐसे आके इकट्ठे होंगे? यही था थॉमसन मॉडल। अंदर क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बना के गया था बेवकूफ। इसका फेलियर क्या था? थॉमसन का फेलियर, एक्चुअली में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी भी साथ में रहेंगे तो दिवाली मन, स्पार्क्स, पॉजिटिव नेगेटिव टच करोगे स्पार्क्स जनरेट नहीं होंगे। ठीक है। दुनिया में हर चीज में एटम है, कहाँ का दिवाली मनते हो? कहीं दिख रहा है? बेवकूफ बना के गया था। पता है, मुझे पता है तुम लोग ऐसे पढ़ते हो, लेकिन रियलिटी ये है। इसमें और भी आगे तुम बातें देखोगे ना, तो शायद शायद गूगल पे भी ये दिया हुआ है कि आगे पीछे कुछ है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। बाकी समझ में आ गया ना, तुम्हें खुद नहीं लग रहा? लग रहा है क्या किया इसने? ऐसे चलता है गेम। हाँ तो हाइजेनबर्ग की बात कर रहा था ना, तो थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, फिर ठीक है वो डी ब्रोगली। ठीक है, ये तो कुछ नॉर्मल हो गए। फिर आगे पढ़ा क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी, इलिप्टिकल एटॉमिक थ्योरी, और ऐसे करते करते बच्चे एटॉमिक फिजिक्स छोटी बुक। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी थ्योरी देके जाते जा रहा है। ठीक, स्क्वाडिंगर, ऐसे भरते गए। तो फिर फाइनली हाइजेनबर्ग ने बोला इट इज, अब बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है यहाँ होता है यहाँ होता है यहाँ होता है, सीधे सीधे बोला इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट पोजीशन। यही तो बोला था, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं, तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे बता रहे हो? इसके मॉडल के आने के मतलब हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के आने के बाद लोगों ने एटॉमिक थ्योरी देनी बंद करी। और थ्योरी पे थ्योरी आई जा रही थी, तो उसने जान बचा ली तुम लोग, वरना धमाधम थ्योरी आ रही थी। रीजन सोचो ना यार, उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से 137 टाइम्स कम है, दिखेगा तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन? भूल जाओ। तुम्हें फैन इतनी कम स्पीड पे घूमते हुए तुम्हें इसके ब्लेड नहीं दिख रहे, पॉसिबल इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे? ये तो यहाँ दिख रहा है ना, घुमा के दिखाओ अपनी गर्दन वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है, तो ये आफत हो गई थी, तो हाइजेनबर्ग ने तो जान बचाई थी आप लोगों की। तो अच्छा बंदा था वो। केमिस्ट्री बच्चे बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो केमिस्ट्री में अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स ऑल्सो, इसलिए तो फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या? हाँ बुरी लगती होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं मानता हूँ। एक्चुअली में केमिस्ट्री पता है ये सारे सब्जेक्टों से मिलके बने, केमिस्ट्री तो ओरिजिनल तो वो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इज मैथमेटिक्स, मैथ से ऑर्गेनिक। हाँ, प्लस माइनस ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? आप उसका ऑर्गेनिक का मीनिंग समझते हो आप क्या है उसका? अच्छा ये जानते हो मेडिकल स्टोर को केमिस्ट क्यों बोलते हैं?
पहले जो डॉक्टर दवाई लिख के देता था ना, उसका काम होता था कि उसको वापस तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर करके देना होता था। अब उसने पैरासीटामोल लिख कर दिया तो वहां पर बना कर देता था। कैसे बनाएगा? रिएक्शन से। और जो साइंस मैथ्स जिन्होंने लिए सारे बच्चे आते, बायो के बच्चे भी आते हैं, वो बच्चे आते हैं जो फार्मेसी का काम यही। ठीक है। इंजीनियरिंग वालों के लिए ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है, यहीं पे ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। ये लास्ट ईयर पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक, जैसे उनके लिए फिजिक्स खत्म हो जाती है, बायो वालों की खत्म है फिजिक्स ना। उसमें सिर्फ एक ही ब्रांच में आती है वो बायोटेक्नोलॉजी, बाकी सब जगह खत्म। इस पे इक्विपमेंट्स बनाते हैं ना वो। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे 1D ग्राफ जनरेटर क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक मेटल की शीट लगाई। 1D ग्राफ जनरेटर स्फीयर पे जाते हैं, एक बार बेंडी ग्राफ बता देता हूँ। तो एक स्फीयर बनाया अपन ने, ठीक है, मेटल की स्फीयर थी। और इसके नीचे एक रेशम का कपड़ा लगाया जो मोटर से मूव कर रहा है कंटिन्यू बेल्ट की तरह। तो एक बात बताओ, अगर वो कपड़ा कंटिन्यू मूव कर रहा है, वुलन कपड़ा मान लो, कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो क्या उस मेटल पे चार्ज जनरेट करेगा वो? किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। अब वो चार्ज मेटल पे अगर आपने जाके हाथ रखा तो क्या आपके अंदर भी ट्रांसमिशन होगा उसका? बिल्कुल होगा। आपके ऊपर भी ट्रांसमिशन होगा उस चार्ज का, आप एक चार्ज बॉडी बनोगे। ठीक है। और उसी के बाद क्या करते हैं उससे? झटके देते हैं लोगों को, बाल ऐसे ऊपर हो जाते हैं हमारे। अच्छा, बाल ऐसे ऊपर खड़े क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली में चार्ज पहुंच गया ना हर जगह, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है। करंट तो तब लगेगा ना जब चार्ज का मोशन स्टेबल जगह पर पहुंच गया। तुम्हें करंट कब लगता है? जब तुम उससे अर्थ छू दो, फिर लगता है झटका। सर्दियों में खूब खाया होगा झटका। वुलन कपड़े क्योंकि हम पहनते हैं, कोई भी मेटल छूते हो करंट पास होता है, झटका पड़ता है। ठीक है। हाँ आएगा, वुलन कपड़ों की वजह से आता है। गर्मियों में नहीं आता, सर्दियों में आता है। गर्मियों में देखो कब आएगा, जैसे ये प्लास्टिक पे मैं बैठा हूँ, इस पर मैं थोड़ी देर हाथ रब कर दूँ, देखो झटका आएगा। हाँ, उस कपड़े से आएगा। और इसका इसका ये जानते हो कि फिजिक्स में, जैसे आपने पढ़ा, इसका एक एक्सपेरिमेंट आजकल बहुत वायरल है यूट्यूब वगैरह पे। वो ऐसे ब्लैंकेट हटाते हैं और वो गैस जलाते हैं, है ना। बच्चों वाला एग्जाम्पल है, रियलिटी जानते हो क्या होता है? एक कारखाने में क्या हुआ, कॉटन कॉटन का कारखाना था, वो ऊपर से उतरा वो, और स्पार्क की वजह से पूरे में आग लग गई कॉटन के कारखाने में। वो क्या, उसने लेबर ने कॉटन चढ़ाया था ऊपर, एक मंजिल जितना ऊंचा था। ठीक है। और वो उतरने के लिए कॉटन पे ही तो था, तो उसने सोचा मैं स्लाइड करके उतर जाता हूँ। स्लाइड करके जैसे उतरा, ग्राउंड के टच में आया, इतनी तेज स्पार्क जनरेट हुआ कि पूरा कॉटन जल गया। चले गए। अच्छा, ये तो रियल इंसिडेंट है ये। तो पूरा वो कॉटन की फैक्ट्री जल गई। अच्छा, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ये आंसर पूछना चाहते हो? यहाँ पर बस्सी के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, बताऊँ क्या हुआ था? बस्सी के पास, ये है 96 या 7 के आसपास की बात है। एक ट्रक जा रहा था, नहीं नहीं नहीं, एक ट्रक जा रहा था, और वो ट्रक बाय एक्सीडेंट पलट गया। वो केमिकल लेके जा रहा था कुछ। तो लोगों ने क्या किया कि गांव से निकला, शराब की खुशबू आई, लोग बाल्टी भर भर के लेके चले गए। ठीक है। बाल्टी भर भर के ले गए, घर जाके सबने पी लिया। एक ही बार में पूरे गांव के सारे शराबी निपट गए, क्योंकि मिथेनॉल का ट्रक था। वो मिथेनॉल पी गए सबके सब। यहाँ जरूरी है क्या? पता होती तो जान बच जाती। क्या? बिल्कुल बेटा, वहां पर लिखा हुआ होता है उस पे वार्निंग, ट्रक पे। अरे तो उनको क्या पता मीथेन, किसी आर्ट्स वाले बच्चे से पूछो मिथेनॉल या इथेनॉल दोनों में से कौन जहरीला है, उनको कुछ नहीं पता होगा। आपके लिए केमिस्ट्री में पढ़ते हो सारे अल्कोहल है जिसमें OH फंक्शन है, फंक्शनल ग्रुप है। आपके लिए तो सब अल्कोहल है। बहुत ज्यादा लोग मरते ही इथेनॉल की वजह से हैं। और तुम्हें पता है शराब की कॉस्ट कैसे बढ़ती है इंडस्ट्री में? जितना ज्यादा उसमें से मिथेनॉल फिल्टर करते जाते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। मिथेनॉल फिल्टर करके निकालते हैं ना बच्चे। अब देखो, नशा तो मुझे नहीं पता। ठीक है। नशे का आइडिया नहीं है मुझे, मुझे इसका आइडिया है कि कॉस्ट कैसे बढ़ती है। मिथेनॉल उसमें से प्योर निकालते हैं। लैब वगैरह में जो इथेनॉल यूज करते हैं ना, अगर वो कोई शराबी पी मर जाएगा। क्योंकि उसमें देखो क्या, इथेनॉल तो है लेकिन प्योर फॉर्म है ना। क्योंकि जो शराब लोग जनरली जिसको बोल के भी पीते हैं ना, उसमें मोस्टली 54% से ज़्यादा वाटर मिला होता है। प्योर अल्कोहल पी नहीं सकते, इतने से निपट जाएगा आदमी।
रीज़न पता है क्या होता है प्योर अल्कोहल क्यों नहीं पी सकते? एक्चुअली में उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है? अगर बॉडी फ्लूइड में मिक्स होगा ना, तुरंत आपके ब्रेन के हाइप पे पहुंच जाए, टॉप पे, और वहां पर पहुंच गया तो आपके नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा। उसी का एक्चुअली में नशा जो होता है वो यही तो होता है, आपके नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को हल्का फुल्का ब्लॉक करता है, आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं रहती। इसलिए तो शराबी जो हिलते डुलते रहते हैं जानबूझ के थोड़ी हिलते हैं, उनकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती ब्रेन, ठीक है, इसलिए हिलते डुलते हैं वो। और उनकी फेवरेट जगह क्या होती है? नालियाँ, ठीक है, तो इसलिए होता है वो, क्योंकि ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उनकी बॉडी को सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ पा रहे। और वही प्योर पी गए तुम तो क्या होगा? कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, पैरालाइज होगी पूरी बॉडी तुम्हारी। यहाँ पर कंडीशन अलग है, क्योंकि फिर फ्लोट करेगा। कभी सैनिटाइजर वाला एग्जांपल देखा है? पानी पे तुरंत फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी कम है, वहाँ पर मिक्सिंग कुछ और रीजन, शुगर कंटेंट मिला है, ताकि वो वाटर के बीच में हर जगह प्योरिटी। तुम कभी देखना जो तुम प्योर लेते हो ना, कभी होम्योपैथी की दवाई खाई हो, उसमें प्योर अल्कोहल लेते हैं, लेकिन देते हैं बिल्कुल नाम मात्र। बच्चे उसमें शुगर कंटेंट मिलाया जाता है ना, ताकि उसकी डेंसिटी थोड़ी सी इस हिसाब से रहे कि वो प्रॉपरली टॉप पे ना चला जाए, इसलिए इसलिए तो उसमें बाकी चीज़ें मिलाते हैं। चलो बहुत देर बकवास हो गई। चलो वेंडीग्राफ जनरेटर, आप लोग एनसीईआरटी से या फिर गूगल से कहीं से भी एक बार पढ़ के आना, थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ खास नहीं है। मैंने रीज़न बता दिया क्या होता है फ्रिक्शन की वजह। अरे ये रहा, बैठ के घर पे बैठ के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रुक जाओ अभी थोड़ी प्लीज़, मैं थोड़े सा टॉपिक करवा देता हूँ फिर कहानी। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है, ट्राई करोगे? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख लो माइनस पी कॉस थीटा, फॉर्मूला लिखो, कहानी खत्म करो, ठीक है। माइनस पी कॉस थीटा। अगर श्रद्धा हो ज़्यादा जानने की तो डाइपोल को रखो और निकालो। हाँ, अब मैं बात करता स्फेयर के लिए। एक्चुअली में इसके लिए, स्फेयर के लिए पोटेंशियल का ग्राफ बनाने के लिए आता है कि ग्राफ बना पोटेंशियल का कैसा बने, ठीक है। एक स्फेयर के लिए तो बनाओगे, करोगे ट्राई, 4 बार ही सिखाया स्फेयर के लिए सॉल्व करना। कहाँ कहाँ पोटेंशियल में उसमें फोर्स में सीखा था, फील्ड में सीखा है, और फिर इसमें फ्लक्स में भी सीखा है। चलो, फ्लक्स में 2 बार सीखा है, एक बार नॉर्मल फार्मूले से, एक बार गॉस थ्योरम से। करो फटाफट, बिल्कुल स्फेयर पे करना है। तो लिख लो, टॉपिक लिखना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर। सॉल्व कर रहे हो क्या? सॉल्व कर रहे हो? कर लो सॉल्व, मेरी तरफ से मना नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? सिंपली ई कैलकुलेट करना है, जैसे अपने आज तक किया हुआ है, ठीक है। फील्ड निकाल लोगे और फील्ड को आर से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। यानी कि सेम टू सेम ग्राफ आने वाला है जो फील्ड के लिए आया था। तो देखो फील्ड के लिए क्या निकाला था कंडक्टिंग में। नहीं, अच्छा ये बताओ फील्ड अंदर कितना आया था फॉर्मूले में, देखो। नहीं, फॉर्मूला अगर मैं प्रॉपर बात करूं, अच्छा अंदर जीरो डायरेक्ट निकाल लिया था ना अपन ने। पोटेंशियल अंदर यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट। इसका मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों,
पोटेंशियल क्या कोई वेक्टर क्वांटिटी है? तो यानी अगर बाहर चार्ज रखा हुआ है बच्चों, बाहर हर तरफ चार्ज रखा हुआ है, तो क्या इसकी वजह से अंदर पोटेंशियल जीरो हो सकता है? नहीं, वेक्टर सम जीरो होता था ना, पोटेंशियल तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जब ग्राफ बनाओगे ना आप लोग, वो कुछ ऐसा आता है। सिर्फ ग्राफ बना लो, कहानी खत्म। यहाँ से आर तक तो एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। फिर क्या होगा, वही रेडियस। और फील्ड में क्या होता था, ये वाला पॉइंट जीरो होता था। ठीक है, ये कहाँ तक है, आर इक्वल, कैपिटल आर ही लिया था ना ठीक है, बस इतने से। सेंटर पे जीरो नहीं, स्केलर क्वांटिटी ना, दोनों तरफ से चार्जेस हैं। तो चार्जेस की वजह से मान लो कि नेट सम। अच्छा ये बताओ, क्या सेंटर पे फील्ड जीरो होती है? फील्ड जीरो नहीं होती, नेट फील्ड जीरो होती है। गाउसियर में ये समझाया था, फील्ड लाइंस तो प्रेजेंट है वहां पर, लेकिन नेट उसका जीरो हो जाता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, इसकी वजह से तो पोटेंशियल होगा। और मैक्सिमम, मैक्सिमम उसके सेंटर पे ही एक्चुअली में, पूरी बॉडी तक, रेडियस तक मैक्सिमम, उसके बाद वो रेडियस। लास्ट टॉपिक बता के कहानी खत्म। ठीक है, देखो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो सारे मैंने एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैंने कौन सी, मैं नाम भी बताता हूँ, जैसे अर्थिंग। जनरल अर्थिंग आपको पता क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर। बट अर्थिंग और भी बहुत सारे केसेस, सेल के बीच में, सब तो एडवांस, ऐसे कुछ टॉपिक्स छोड़। चलो, एक टॉपिक लिखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है, इसमें थ्योरी लिखनी है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पहले इसकी डेफिनेशन। पूरे 8 सेकंड की उबासी लिया, 2-4 सेकंड और लेते तो रिकॉर्ड में नाम। लोग अजीब अजीब से रिकॉर्ड बनाते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड पता है क्या है, सर पे बॉटल रखने का, 3.5 घंटे, वर्ल्ड लेवल पे एक नाम आ गया। अरे नॉर्मल ये थम्स अप वाली कोको कोला लेते हैं 2.5 लीटर वाली, वो पैसे नहीं मिलते, नाम है और सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे तो पैसे की जगह और चीज़ें मिलती है, मैं आपको बताऊँ क्या क्या मिलता है। ट्रैक सूट मिलता है और वो पूरा बॉक्स आता है। तो आपके उस पर ट्रैक सूट पे आपका नाम लिखा हुआ आता है प्रॉपर। नहीं, मैंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, मेरे स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। बेवकूफ़, उस पर लिखा होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। कस्टमाइज ऐसे बेटा। और एक बात बताओ, वो फर्जी कोई डिग्री बना लो और एक डिग्री लो, उन दोनों में अंतर नहीं है? एक सर्टिफिकेट मेडल के साथ आपके पास वो चीज़ की वैल्यू होती है। तो उस पर सबसे कम एज काउंट करने का, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, भाई यहीं पे तो आता है पढ़ने। हाँ, K2 पे चढ़। और उससे पहले भी वो, उससे पहले जिस वक्त मैं पढ़ाता था उस बार भी गया था वो। तो उस बार वो फाइनली 400 या 500 मीटर पहले बिल्कुल। नहीं, एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट का तो एक बार का कॉस्ट पता है कितना है, जाने का, सिर्फ जाने जाने के रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट। गैस करो कितना हो। 1 करोड़ तो वहाँ से डेड बॉडी लाने का है, वहाँ से डेड बॉडी लाने के 1 करोड़ लग। 30 लैक्स, 30 लैक्स आपको एवरेस्ट पे एक बंदे, बस होता है 30 लाख रुपए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। उसके अलावा जाना तुमको ही है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं मिल रहा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ये।
क्या आप जाओगे? क्या एवरेस्ट पे ऐसे नहीं जा सकते? अब ऐसे तुम कहीं से चढ़ जाओ अलग बात है, मर जाओगे। वहां से डेड बॉडी लाने की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, क्योंकि वहां पर अगर तुम चढ़ोगे ना तो तुम्हें जाते डेड बॉडी इधर उधर पड़ी हुई मिलती, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। हाँ, बर्फ में रखे, फ्रेश होती है, बर्फ में पड़ेगी अलाइव में। हम बर्फ के टेम्परेचर पे थोड़ी है, हम बर्फ के, हम एक्चुअली में वो गलत है अगर कहीं पे बताया गया कि हमारा टेम्परेचर, तो अगर आइस का टेम्परेचर होगा फिर तो गेम ही ओवर है। हम आइस के टेम्परेचर पे थोड़ी हो सकते हैं, हमें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना है, तो हमारी तो उम्र बढ़ेगी। हाँ, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट चीज़ों की उम्र नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ही रिड्यूस्ड है ना, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी लॉस। चलो, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस, लोकस, मैथ्स पढ़ रहे हो? लोकस, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स और रीजंस और रीजन फॉर विच for which electric potential has constant value are called equipotential, are called equipotential surface। पहले समझ लें क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कहानी। देखो, एक अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल का फॉर्मूला, आप लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं? अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में बात करूँ, के क्यू बाई आर पढ़ा है? के क्यू बाई आर मतलब कि चार्ज अगर कांस्टेंट, तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आर पे, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी मान लो एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, चार्ज रखा है, तो इसके अराउंड मान लो मैंने स्फीयर बनाया, स्फीयर बनाया। ये बताओ यहाँ पर पोटेंशियल, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है? तो क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला तो के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर ही है। बात समझ आई? तो मतलब कि यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या है मेरे पास, V2। यानी ये वाले सरफेस पे कहीं पे भी आप चले जाओ, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे कहीं पे भी आप मूव कर लो, पोटेंशियल के सेम रहने वाला है। तो क्या इस सरफेस को मैं पोटेंशियल, चलो मैंने एक और स्फीयर बनाया यहाँ, ठीक है, एक और स्फीयर बनाया, इसको बोल सकते हैं। देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये भी है, लेकिन दोनों अपने आप में इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, तो इससे कम पोटेंशियल होगा इसका, ये तो है। लेकिन इस सरफेस की बात करो तो सरफेस का तो पोटेंशियल बराबर होगा। आगे बात समझो ईमानदारी से, पक्का? क्लियर? ये तो अपन ने एक पॉइंट चार्ज की बात, एक जगह पर चार्ज परसेंट। बट अगर चार्ज मान एक बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, एक बॉडी है मेरे पास, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और ये लेंथ मान ली मैंने रॉड की इनफाइनाइट। ये बताओ इस पे पोटेंशियल, पोटेंशियल, ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ, सिलेंडर जैसा होगा। वेरी गुड। एक्चुअली में देखो ये एक ट्यूबलाइट हो गई, एक तरह आप ये समझ, लाइट हो गई, और लाइट इसके अराउंड कहाँ स्प्रेड होती है? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होती है। देखो मैंने ये बोला था कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, मैंने ये नहीं बोला था कि होता नहीं है, सकता है, कैलकुलेट नहीं कर सकता, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मान लो मैंने इसके अबाउट एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये बताओ जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना यहाँ होगा, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है ना, ठीक है। तो क्या ये सरफेस पूरा सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर, बिल्कुल है, इसको एक दूसरे तरह, ये मैंने क्यों बोला ये वर्ड, समझ आया? सिलेंड्रिकल। एक्चुअली मैं सोचा मैं यहाँ पर एक और बहुत बड़ा स्फेयर ले रहा हूँ, इतना बड़ा स्फेयर, इतना बड़ा स्फेयर, यहाँ पर मुझे ऐसी शेप दिख,
क्या ये है कि इक्विपोटेंशियल? मत मानो सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अर्थ पे सीधे रास्ते क्यों दिखते हैं? एक बड़ा सा स्फेयर ही तो है। अगर रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँ तो ये आपको ऐसा ही दिखे, स्ट्रेट लाइन जैसा। एक्चुअली में हो सकता है कर्व रहा हो, मान लेते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है बच्चों? एक स्फेयर का पार्ट है। तो बताओ इसके लिए भी तो पोटेंशियल निकालोगे कि क्या ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस? स्फेयर का ही तो पार्ट है। तो क्या इस चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है? ठीक है, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो सिलेंड्रिकल हो। ठीक है, क्या और कोई शेप बनाओ ना, क्या बनाओगे? कोन कैसे, मतलब चार्ज कोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन, निकाल लो एक पॉइंट के फॉर्म। ठीक है, एक्चुअली में दुनिया में सारी चीज़ पॉइंट से और इन्हीं से। सिलेंडर भी कैसे बनाते? लाइन से तो। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि पोटेंशियल सरफेस? नोट डाउन करो, इसमें बहुत सारी कहानी बची। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, ये यूनिट अच्छे से समझ में आया क्या अभी तक? सच सच बताओ, ऐसा गोलीबाजी नहीं करती। मैं सच सुनना। ये वाली पोटेंशियल वाली, इससे पहले वाले की बात नहीं कर रहा। थर्ड वाली यूनिट जो अपन ने कवर करनी शुरू। ये डाउट मैं क्लियर करूँ करंट में? अभी करना है क्लियर? अभी क्लियर सर्किट के थ्रू बता। अभी लो, अभी क्लियर कर दे। अब देख लो पोटेंशियल में, देखो डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं सबका। ये एक सेल माना, ठीक है? आपने इसके लिए एक फॉर्मूला बोला था बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, यही बोला है। अब ये I क्या है, R क्या है, तो समझ लो कहानी क्लियर। मान लो इस खिड़की से मैं विराज को बाहर धक्का दे, विराज नहीं तो पकड़ा जाए, अथर्व सबसे, अथर्व को बाहर धक्का देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक विंडो है मेरे पास, ये मान लिया विंडो, और ये रहा अथर्व। ठीक है, इसको इस विंडो से बाहर धक्का मार। ठीक है, अब मैंने वन बाय वन सबको बुलाया। सबसे पहले बोला सक्षम धक्का मारो, सक्षम आया। अथर्व मुश्किल से 5% बाहर जा पाया। ठीक है, फिर हर्ष को बोला 10%, मिनियन को बोला 25-30%, फिर बारी आई मेरी। ठीक है, कितने परसेंट? 100% बाहर अथर्व। ठीक है, एक्चुअली में बच्चों जो यहाँ पर हर्ष कर रहा था या मिनियन कर रहा था या मैं कर रहा था, एक्चुअली में क्या किया, एक पार्टिकल को बाहर पुश करने की कोशिश की। ठीक है, ये थे बच्चे सेल्स, जो बैटरीज होते हैं, जो बाहर पुश करने की कोशिश कर रहे थे। रोक कौन रहा था? रेजिस्टेंस, दैट इज विंडो। रेजिस्टेंस का काम क्या था? रोकने का। लेकिन गया कौन? बैटरी के पुश करने की वजह से चार्ज, या फिर आप क्या बोल सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट। करंट का मूवमेंट हुआ किसकी वजह से? पोटेंशियल की वजह से। और पोटेंशियल ने यही तो आपको कहा था कि चार्ज का मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट, बार बार यही वर्ड तो बोल रहे, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब समझ आया क्या था? ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज किसकी वजह से? ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी भी नहीं समझ आया ना? ये समझ लेना, दोनों दो पानी की टंकी रखी है। ठीक है, एक पानी की टंकी ऐसे है, छोटी वाली, एक बड़ी वाली। ठीक है, और इन दोनों में ऐसे साइफन करके पाइप लगा रखा है। क्या होगा, जैसे ही पाइप में, अब मान लो बीच में मैंने एक वाल्व लगा रखा था, तो ओपन क्लोज, जैसे मैं इसको ओपन कर दूंगा, वाटर इधर तरफ फ्लो होने, मैंने यहाँ पर भी किया। जैसे ही स्विच ऑन किया, पोटेंशियल फ्लो होने लग गया। एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन आप लोगों को, हाँ तो ये डायरेक्शन की, पर ये सब बहुत गड़बड़ हो गई है, करना ही पड़े, मानना पड़े। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोगों को कन्फ्यूजन और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पड़ता है, जैसे ही मैंने चालू कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कम है। हाँ, और ये हमने क्या किया एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब क्या क्रिएट किया है? पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अगर दोनों बराबर होते क्या मूवमेंट ही नहीं होता? ठीक है, तो हम लोगों ने पहले मूवमेंट करवाने के लिए क्या किया, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट।
तब मूवमेंट हो पाएगा चार्ज का। ठीक है, अब समझ आया। अथर ऐसे ही खिड़की से बाहर नहीं जाएगा, उसके हिसाब की अपन को सर्किट भी, उसके हिसाब के सर चाहिए होंगे। हाँ ठीक है, उसके हिसाब की एक सेल बैटरी जो वो चाहिए होगा। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा चाहिए होगा अगर मुझे ज़्यादा ट्रैवल करवाना है। ठीक है, अब एक मान लो एक छोटी सी मार्केट से घड़ी वाली सेल खरीद लाते हो, बोलता हम घर का गीजर चला लेंगे, चलेगा नहीं, रेजिस्टेंस बहुत, आपने उतना पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं एक छोटा सा आपके मोबाइल का एलईडी बल्ब निकाल लूँ जो फ्लैश लाइट होती है और उसको घर के सर्किट में लगा दूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तुरंत एमसीबी डाउन। ठीक है, अब क्लियर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलूँ थोड़ा सा, इक्यू पोटेंशियल। अच्छा एक चीज़, कुछ पॉइंट्स नोट करना है, पहले पॉइंट्स नोट करते हैं, एक एक करके समझते हैं सबको। ठीक है, पॉइंट्स नोट करो कुछ, इसमें इन पॉइंट्स के ही गेम पे क्वेश्चन। ठीक है, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स always intersect, lines of force always intersect an equipotential surface perpendicularly। मतलब कि क्या कहानी है, मैंने बोला कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होगी, या फील्ड बोल लो एक मिनट के लिए, फील्ड लाइंस है ना, ये फील्ड लाइंस हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर, तो मैंने ऐसा कहा, इज इट राइट? मैंने बोला कि फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इज इट राइट और रॉन्ग? देखो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर देखो, कहीं से भी फील्ड लाइंस अगर मान लो यहाँ से क्रॉस कर रही है, सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही है ना। सेम यहाँ से देखो तो भी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमेशा ये क्या होती है, पोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? तो मतलब मान लो अगर मैं आपके सामने एक यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बना देता हूँ, इसके लिए बच्चों कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इधर होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर। तो देखो इसका मतलब ये है ऐसे बनने, कॉपी रख, है ना, तो कॉपी को तो बना नहीं पाऊंगा, ऐसे बना दूं, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि फील्ड। और क्या ये है इक्विपोटेंशियल? बिल्कुल ये भी है, दोनों है। लेकिन अब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी और छोटी? देखो आर की वैल्यू जैसे जैसे पोटेंशियल, मतलब अगर मैं इसको V1 बोलता हूँ और इसको V2 बोलता हूँ, बच्चों V1 बड़ा होगा। क्लियर है? ठीक है बच्चे, क्योंकि देखो मान लो कि यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तभी तो फील्ड लाइंस बनती, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे फील्ड लाइन पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाए। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, गेट आउट। अरे पॉइंट्स लिखने थे ना बालक, जाओ जाओ। नेक्स्ट लिखो, अगला पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नोट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अच्छे बनाना डायग्राम बना, ये वाला तो अभी रुक जाओ, अभी आएगा वापस। यही बताया था क्या मैंने, ये बनाना। ठीक है, तो लिख लो दूसरा, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस, नोट टू दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात समझ आई? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और अगर मैंने करवा दिया तो बेटा दो फील्ड लाइंस होंगी वहां पर, दो अलग अलग फील्ड लाइंस हो गई ना, समझ गए? और फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को अगर एक ही चार्ज से निकली है? नहीं करती, तो पोटेंशियल ये कैसे कर सकते? यही बात समझ, यही, यही ना, बोलो ना, डरते क्यों? आपको ही बोल रहा हूँ आगे। हाँ पक्का, इधर एक्चुअली में देखो क्या होगा कि दो पोटेंशियल, सोचो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ऐसे, तो बच्चों इनके परपेंडिकुलर क्या होगा, फील्ड लाइंस होंगी। और क्या दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को,
तो अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर, और अगर कर रहे हैं तो बच्चों दो अलग अलग बॉडी से फील्ड लाइंस निकल रही है। इन केस अगर दो सरफेसेस मैंने इंटरसेक्ट करवा दिए तो एक फील्ड लाइंस किसी अलग चार्ज से आ रहा है और दूसरा फील्ड लाइन किसी अलग चार्ज से आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आगे लिखो इसमें, इसी पॉइंट में, बिकॉज, सेम पॉइंट के अंदर, बिकॉज इफ दे डू सो, then at the point of intersection are two values of electric potential, एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, ये भी समझते हैं। देखो पहले, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसको समझो, थोड़ा सा इसको डायग्राम बना के समझो। जैसे मान लो बच्चों एक चार्ज ये रखा है Q, और यहाँ पर मैंने दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाए, एक तो ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया। ठीक है, अब देखो इक्वी पोटेंशियल मतलब इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल, इसको मैंने मान लिया V1 और इस वाले को मान लिया V2। ठीक है, अपन ने पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, और मान लो कि ये जो पोटेंशियल निकाला होगा अपन ने, निकाला होगा के क्यू बाय R2 से, और ये निकला है के क्यू बाय R1 से। एक मिनट के लिए, है ना? तो ये बताओ इस पॉइंट से अगर मैं निकालता हूँ यहाँ के लिए पोटेंशियल कितना होगा? पर तो दोनों आ गए, V1 भी आ गया V2 भी आ गया। क्या सेम पॉइंट पर दो डिस्टेंसेस हो, सेम पॉइंट पर दो पोटेंशियल? पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज समझ आ गई कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये मैंने स्टेटमेंट में लिख पाया आपको। दूसरी कहानी सोच, मैंने क्या बोला कि उसके जो भी सरफेस आपने अज्यूम किया उससे परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, फील्ड लाइंस होनी चाहिए। एक फील्ड लाइंस ऐसी, एक ऐसी बनी, तो होता है? पॉसिबल नहीं है। रीजन समझ आए दोनों? ठीक है, तो अब आपकी इच्छा जो लिख, दोनों में से जो रीजन लिखना हो, या तो लिख देना सेम पॉइंट पर दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं, ठीक है, या फिर फील्ड लाइंस वाला लिख। ठीक है, वैसे ज़्यादा बेटर है इसलिए मैंने लिखवा दिया पोटेंशियल वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। फील्ड लाइंस में तो गेम खेल सकता है ना कि भाई दो बॉडी से चल रही हो, पोटेंशियल में नहीं खेल। वाह, कोई दिक्कत। बना लो, इसमें डायग्राम बना लो ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे समझ में नहीं, डायग्राम ड्रॉ, या तो फील्ड लाइंस वाली बनाना है, पोटेंशियल वाली बनाना, पोटेंशियल लिखा है तो पोटेंशियल वाली ही बना। नो प्रॉब्लम एट। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट बना लो। नेक्स्ट क्लास अपने कब है? सैटरडे। कैपेसिटर, ठीक है, और कैपेसिटर में एक रिक्वेस्ट रहेगी क्लास में, ठीक है, तो थोड़ा स्मूथली लेके चलना पड़ेगा, बहुत स्लो। जैसे ये वाला चैप्टर अपन ने लास्ट में स्पीड अप कर लिया ना बहुत, वो चीज़ नहीं करनी है उसमें, बहुत स्लो स्लो चल। वो टॉपिक सिर्फ वहीं पे नहीं रहेगा, वो टॉपिक क्या है कि आगे पूरे चैप्टर 8 तक हर जगह टांग अड़ाएगा। ठीक है, बेटर है कि एक बार में उसको अच्छे से समझ, वरना बार बार परेशान करता रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, अ चार्ज कंडक्टर, a charge conductor of any shape
इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई सा भी शेप ले लो आप, उसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो होगा ही होगा। कल से कहानी है। ठीक है, आगे लिखें, इसी में आगे भी लिखना है। इफ इट वर नॉट सो, इफ इट वर नॉट सो, देयर वुड बी, there would be a flow of charge from one end to another end along the conductor। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी हो, कैसे भी शेप की, आपकी मर्जी हो, ऐसे अजीब सी शेप की बना लेना, उसमें अगर चार्ज है, चार्ज है, उसके लिए एक ना एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ही होगा। एक तो क्या क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, मोशन ऑफ चार्ज हो रहा है। ठीक है, और मोशन ऑफ चार्ज बोले तो फ्लो ऑफ करंट, आगे बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 में। क्या, अगर मूविंग कर, मतलब देखो, अगर मैंने चार्ज वैसे छोड़ दिया तो होगा, लेकिन अगर मूविंग है तो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं, चार्ज का कंटिन्यूस। ठीक है, वहां पर एक्चुअली में एक और चीज जनरेट हो जाती है, दैट इज मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसलिए इसकी बात करेंगे चैप्टर 8 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो अभी के लिए तो मानना ही ये पॉइंट बस। कैसे, बिल्कुल स्पाइरल छोड़ो, तुम एक रिंग में मूव करवा लो तो भी हो जाए, तो भी लफड़ा है। मूविंग चार्ज बेटा क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बताऊं कैसे, रिंग के लिए स्पाइरल शेप में एक स्फीयर बना लो। मान लो दो स्पाइरल के बीच की डिस्टेंस तुम कितनी लोगे, 1 आध किलोमीटर की तो नहीं लोगे, छोटी सी डिस्टेंस होगी। ठीक है, और वो इतनी होगी कि उस रेडियस के रेस्पेक्ट में जीरो तो मान लोगे, हो गया कि पोटेंशियल सरफेस। देखो, यही चीज तो मैंने शुरू शुरू में फर्स्ट क्लास में समझाया था कि इस बोर्ड पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर कूलम्स लॉ लगाता हूँ तो नहीं लगे, हर एक फोर्स अपना अलग अलग एक वेक्टर दे रहा है। लेकिन यही फोर्स मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चल जाता हूँ, बच्चे सारे अभी भी चार्ज वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन सबके लिए एंगल क्या है, ना के बराबर है। मेरे लिए बोर्ड कैसा हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा। वैसे ये रहा तुम्हारा स्पाइरल लो, एक स्प्रिंग पे लगा दिया मैंने, बड़े से स्प्रिंग, ये बना लिया बड़ा सा स्प्रिंग। लेकिन ये क्यों पोटेंशियल, पॉसिबल है ना। ठीक है, ये पूरा कैसे काम करेगा, उसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह तो काम करेगा ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल। लेकिन कब नहीं है, जब चार्ज का मोशन हो। ठीक है जिगली पफ, कहते कर रहे हैं ये तो, क्या गुस्सा आ रहा है इसको। डन, नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, टाइम भी है। मेरे को पता है, मोबाइल निकाल के 3 4 बार टाइम देख चुके, मैंने देखा था। चलो लिखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर in a region of strong field। अच्छा, आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा केमिस्ट्री में, बात करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। हाँ, टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, वेयर एज they are relatively far apart where the field is weak। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ।
अच्छा ये समझ आया क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहा हूँ मैं, साइंस के लिए तो कहीं नहीं था। हाँ देखो तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है, जैसे मान लो एक चार्ज से स्फीयर से पॉइंट चार्ज से मैं फील्ड लाइंस निकाल रहा हूँ, तो पास में तो बहुत डेंसर दिखेंगे, दूर जाओगे तो फील्ड लाइंस बहुत डिस्टेंस, ये तो मान लिया मैंने। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या कहानी है? हाँ तो आर बढ़ रहा है तो कम हो जाएगा, चलो ठीक है मान लिया मैंने। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जैसे मान लो मैं 1 मीटर का इलोंगेशन करते जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से भी आप लोगों को करवा सकता हूँ, बट चलो न्यूमेरिकल वैल्यू से करवाऊँ, न्यूमेरिकल वैल्यू से करवाऊँ। चलो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। मान लिया के और क्यू की वैल्यू जो है ना बच्चों मल्टीप्लाई करके 120 है, ठीक है। मैं आर इक्वल टू 1 मीटर 2 मीटर और ये सब रखते जाता हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू हाथ के हाथ कैलकुलेट। ये क्यू चार्ज है, ठीक। आर की वैल्यू 1 मीटर रखो, पोटेंशियल कितना होगा 120। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इससे बेटर मैं और बनाता हूँ कि वी की वैल्यू रखते हैं, वी रखता हूँ, आर आप खुद चेक करो। लेट अस सपोज V1 इक्वल टू 120, V2 इक्वल टू 60, हाफ हाफ करते जा रहा हूँ, या और अच्छा बनाता हूँ 100, 80, 60, सबके लिए आर कैलकुलेट करो कितना आर। पहले वाले के लिए तो बनाएगा, सबसे पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं R1। भाई 1 मीटर आ गया, मैंने 1 मीटर का सर्कल बनाया। दूसरा 100 वोल्ट के लिए निकालो, क्या 1.2, 1.2 आया, 1.2 मतलब इसके जस्ट आसपास ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 80 के लिए 1. अरे देखो 80/100 दैट इज 8/10, दैट इज 4/5, या 8/10 को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.8, सॉरी 120 आता है। 80/120 40 से गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2/3, 2/3 कितना होता है? एक्चुअली हम आर की वैल्यू 120/8 निकालनी थी ना, 3/2, 3/2 सॉरी सॉरी। आर की वैल्यू तो रेसिप्रोकल आएगी ना इसकी, 1.5 आएगी, रेसिप्रोकल आएगी आर की वैल्यू। पिछली बार सही तो निकाला था ना फिर। हाँ ठीक। तो यानी अब क्या आ गया बच्चों 1.5, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मैं डिफरेंस लिखता जा रहा हूँ 0.2 का डिफरेंस था। अब ये बताओ इसके अगले वाले में कितना डिफरेंस आएगा 0.3 का, क्योंकि वो 1.5 का हो गया, यानी ये वाला डिफरेंस कितना आया 0.3। अगले का निकालो कितना 2, यानी अब अगले वाले का डिफरेंस कितना आ गया 0.5 का। यानी देखो अगर मैं बराबर बराबर भी पोटेंशियल लॉस करता जा रहा हूँ 20-20 वोल्ट का ही तो रेडियस कितना कितना बढ़ता जा रहा है 0.5 मीटर के उससे बढ़ गया अब। यानी देखो इनका सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना बढ़ता जाएगा, क्लियर हुआ। यानी कि अब एक्चुअल डायग्राम बिना डेटाबेस के ऐसा बनेगा कि क्यू है, पहला सर्कल ऐसा, पहला स्फेयर ऐसा, दूसरा स्फेयर इसके पास में, तीसरा ऐसे दूर में, चौथा ऐसे बड़ा सा हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे आप इक्वल पोटेंशियल लॉस भी करते जा रहे हो, डिफरेंस इक्वल रखा मैंने, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ता जा, क्लियर हो गया। एक ही पोटेंशियल सरफेस को जैसे दूर करते जाओ इनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ता जाए, क्लियर हो गया। अब ये चीज़ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या था उसमें। अच्छा आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, लाइमन, पाशन, पामर, ब्रैकेट ऐसे बनाते थे, और हमफ्री, है ना ये बनाते थे, हमफ्री भी आता है उसके ऊपर, ऐसे बनाया था सबने, तो बड़ा कर दिया। एनर्जी गैप होता है उसमें, ये पहला, फिर दूसरा ऐसा, फिर तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा और पांचवा ऐसा, ऐसा बनाते थे उसको, ठीक है। ये मत करके आ जाना, एनर्जी गैप की वजह से तो करते हो ऐसा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते गए आर बढ़ा रहे थे एनर्जी की वैल्यू भी तो बढ़ रही थी, सेम वही चीज़ यहाँ, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखवाऊँ, बना लो ये वाला, ये वाला डायग्राम बना लेना।
अगर डेटा के साथ करना तो डेटा के साथ कर लेना। यहाँ पर मैं वैल्यूज भी लिख देता हूँ पोटेंशियल की, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। 120 वोल्ट, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट और 60। हमने सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा हुआ है, देखो 20, लेकिन सबके लिए सेपरेशन ज़्यादा होता जा रहा है डिस्टेंस की। ये अगले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सभी देख लो, ऐसे तो सारे पॉइंट ही अच्छे लग रहे हैं अपन, टेस्टी वाले पॉइंट्स। इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट इन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, जो मैंने अभी तुमको बनाया था, बना के बताया था ना लाइंस वाला, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। V1 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1, V1 इक्वल टू V2, नन ऑफ दीज। इसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। एनर्जी लेवल का, हाँ PYQ का है क्वेश्चन। इन पॉइंट्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है ही नहीं टाइप का, पॉइंट्स पे बेस्ड। सर्दी लग रही है, करने वाला हूँ 2 पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, इसको स्टार मार्क भी कर लेना, इस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ अ चार्ज moved from one point to other point over an equipotential surface, work done will be 0. Over an equipotential surface, work done will be 0. ठीक है, मतलब समझ में आया इसका क्या कह रहा हूँ? मतलब मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक चार्ज को उठाकर मैं यहाँ पर लेके आया, मैंने कहाँ मूव किया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका वर्क 0। बस डायरेक्ट देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या था, वर्क इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा बी। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक कोई और नहीं हुआ तो वर्क कितना? जिन बच्चों को इस टॉपिक से समझ नहीं आया 11 से समझा दूँ, 11 से भी। एक बात बताओ मुझे, इस बॉडी को अगर इधर की तरफ मूव करना है, इधर फोर्स लगाना पड़ेगा F, और ये क्या है एक्चुअल में, या तो ऐसे समझो, या मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ करवाना है, फोर्स कहाँ करोगे, इधर की तरफ करोगे, सेंट्रीपिटल। याद है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो वर्क कितना होगा, हमारी इच्छा जैसे सब। ठीक है, इजी। एक लास्ट पॉइंट, ये मैंने लिखवाया थोड़ी, ये डिस्टेंस वाला अभी तक, ये डिस्टेंस अपन बढ़ाते हैं, चलो लिख लो। पोटेंशियल ऑलवेज रिड्यूसेस, potential always reduce in the direction, potential always reduces in the direction of electric field। मतलब आपको आंखें बंद करके सीधा एक ही काम करना है, अगर दो सरफेसेस ऐसे बना कर दे दिए, चलो लिख लो पहले, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो सरफेसेस ऐसे बना कर दे दी कि एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, किसका पोटेंशियल कम होगा, फील्ड की तरफ जैसे ही बढ़ोगे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, तो मतलब इधर वाले का V2 कम होगा और V1। क्लियर हुआ, तो आंखें बंद करके डायरेक्ट सॉल्व, बस ये देख लेना डायरेक्शन फील्ड की क्या, देखोगे तो सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, टाइम हो गया तो छोड़ दो फिर। हाँ इसमें चलो नेक्स्ट क्लास में वैसे तो मैं कैपेसिटर स्टार्ट करूँगा,
बट इसमें एक आध अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक काम करो हर्षित रहो, करवाऊंगा क्यों, करवा देते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।